इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना से। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें, साथ ही बताएंगे आज कहां-कहां तूफान से हुई बर्बादी का जायजा लेंगे पीएम मोदी, और सिंगापुर ट्रेन पर कैसे हुई केजरीवाल की किरकिरी। सुबह 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और सावधान करने वाली खबर से। गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब टाउटे तूफान का असर उत्तर भारत पर दिखने लगा। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली सहित नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश का आशंका जताई है। दिल्ली एनसीआर में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश भी होती रहेगी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में रात से ही हल्की बारिश शुरू हो गई। उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 2 दिन तक बारिश और तूफान की आशंका जताई गई है। ऑरेंज अलर्ट मौसम बिगड़ने का दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट होता है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक उत्तर भारत में दक्षिण हरियाणा से मौसम बिगड़ना शुरू होगा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए मौसम विभाग ने कल तक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तूफान टाउटे गुजरात से निकलकर राजस्थान पहुंच चुका है। राजस्थान में आज तेज बारिश हो सकती है। जयपुर के कुछ हिस्से में बारिश हुई है। उदयपुर और जोधपुर में भी आज भारी बारिश के आसार हैं। हवा की रफ्तार उत्तर भारत में 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इंडिया टीवी संवाददाता सैयद नजीर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नजीर, अब ये जो चक्रवात था, इसका जो असर है वो अब उत्तर भारत, राजस्थान और हरियाणा में भी दिखना शुरू होगा। क्या कह रहा है मेट डिपार्टमेंट? बिल्कुल अर्चना, देर रात से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो जो अरब सागर से तूफान उठा था ताउते, वो गुजरात राजस्थान होता हुआ अब दिल्ली एनसीआर पहुंच चुका है। और 2 तरह के वेदर कंडीशन काम कर रहे हैं। एक ताउते तूफान का असर है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर और तमाम उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग की माने तो दोपहर तक इसी तरह रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। जिस तरह पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर के लोग गर्मी से परेशान थे, उनको जरूर राहत मिलेगी। मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। हालांकि बहुत तेज हवाएं नहीं चल रही है, हल्की हवाएं चल रही है और मौसम विभाग की माने तो बारिश दोपहर तक होगी और शाम तक बादल इसी तरह छाए रहेंगे। अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद नजीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आज से ही दिल्ली एनसीआर में हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। टाउटे तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिला। जहां जहां तूफान ने ज्यादा तबाही मचाई, वहां आज प्रधानमंत्री मोदी एरियल सर्वे करेंगे। मोदी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और सुबह करीब 11 बजे भावनगर पहुंचेंगे। भावनगर से वो ऊना, द्वीप, जाफराबाद और महवा का एरियल सर्वे करेंगे और अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। टाउटे तूफान ने गुजरात में 13 लोगों की जान ले ली और सबसे ज्यादा तबाही सौराष्ट्र में आई। टाउटे तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पीएम मोदी आज गुजरात के अलावा द्वीप का दौरा भी करने वाले हैं। तो पीएम मोदी आज तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। टाउटे से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री ऊना, द्वीप, जाफराबाद, महुआ का एरियल सर्वे करने जाएंगे। अब से थोड़ी देर में वो दिल्ली से रवाना होंगे, यानी करीब 9:30 बजे और तकरीबन 11 बजे भावनगर पहुंचेंगे। साथ ही साथ वो अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। गुजरात में तबाही की तस्वीर कल से ही आने लगी। सोमवार रात और मंगलवार को भारी बारिश और तूफान की वजह से गुजरात में 16,500 घर क्षतिग्रस्त हो गए। 40,000 से अधिक पेड़ उखड़ गए। सौराष्ट्र क्षेत्र की कई नदियां उफान पर हैं। टाउटे चक्रवात अब गुजरात से राजस्थान पहुंच गया। चक्रवात के वजह से जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा के कई इलाकों में कल से ही हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया और आज भी तेज बारिश की आशंका है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी भारी बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की है। निर्णय कपूर इंडिया टीवी संवाददाता हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े और देवेंद्र पराशर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। देवेंद्र, 9:30 बजे तकरीबन प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे, एरियल सर्वे करेंगे किन किन जगहों का, और क्या कोई राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है? देखिए, इसके बारे में तो इंतजार रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार जब ग्राउंड रिपोर्ट वहां से मिलेगी, उसके बाबत जो कुछ भी किया जाना है, क्योंकि अहमदाबाद में सर्वे के बाद अहमदाबाद में उनकी मीटिंग भी होनी है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा।
और कल ये प्रोग्राम तय किया गया है। थोड़ी देर बाद 9:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं दिल्ली से। जी, तो प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद यानी तकरीबन 25 मिनट बाद दिल्ली से निकलेंगे। उसके बाद 11 बजे वो भावनगर पहुंचेंगे और अहमदाबाद से निर्णय भी हमारे साथ हैं। निर्णय कहां पर जाएंगे प्रधानमंत्री, क्या उनका कार्यक्रम होगा, अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक होगी? निर्णय से हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन ये आप देखिए वे तस्वीरें हैं जहां पर बर्बादी हुई है। सबसे ज्यादा जो सौराष्ट्र का इलाका है वहां तबाही आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं इलाकों का जायजा लेने के लिए आज जाएंगे। वो हवाई सर्वे करेंगे, देखेंगे कि इस तूफान ने कितना नुकसान किया है गुजरात में। सुबह 9 बजे 9:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर में वो रवाना होंगे दिल्ली से। 11 बजे वो भावनगर पहुंचेंगे और गुजरात द्वीप का दौरा करेंगे। तूफान ने कितना नुकसान पहुंचाया, क्योंकि गुजरात के ऊना और द्वीप में इस तूफान का लैंडफॉल हुआ था और इस वजह से भारी नुकसान हुआ है इन जगहों पर। तो किस तरह की राहत की जरूरत है, क्या केंद्र की तरफ से मदद दी जा सकती है, ये सब इस सर्वे के बाद तय होगा। ऊना, द्वीप, जाफराबाद, महुआ का एरियल सर्वे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निर्णय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, प्रधानमंत्री कई जगहों का सर्वे करेंगे और उसके बाद अधिकारियों से उनकी बैठक भी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री इनफैक्ट जब से ये वार्निंग इशू की गई थी कि गुजरात में लैंडफॉल करेगा ये तूफान ताउते, तब से वो गुजरात प्रशासन के लगातार संपर्क में थे, सिचुएशन को वहीं से मॉनिटर भी कर रहे थे। इनफैक्ट जिस वक्त तूफान लैंडफॉल किया उससे कुछ समय पहले भी उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है, उसके बाद भी उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की तबाही हुई है, कई डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो ऊर्जा विभाग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस तरह से जो बिजली के खंभे और जो फीडर्स वगैरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, खास तौर पे जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर और अमरेली जैसे जिलों में काफ़ी बड़ी क्षति हुई है। रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की काफ़ी बड़ी क्षति हुई है। एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। खड़ी फसलें जो हैं लोगों की खेतों में वो बर्बाद हो गई हैं। आम की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार की अपेक्षाएं हैं कि केंद्र से मदद मिले और इसी के चलते प्रधानमंत्री खुद एक बार जो स्थिति है उसका जायजा भी लेंगे और जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं उनका भी अवलोकन करेंगे। खास तौर पे मैं आपको बता दूं क्योंकि कोस्टल एरिया है, मछुआरों के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उन्हें भी नुकसान हुआ है। तो ये सारा जो एक ओवरव्यू लेकर के यहाँ अधिकारियों के साथ वो बात करेंगे गांधीनगर में, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा जो इन डिपार्टमेंट्स के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहेंगे मीटिंग में। और एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे चीज़ों को तुरंत रिस्टोर किया जाए, कैसे जल्दी से चीज़ों को नॉर्मल सी वापस लेके आई जाए, नॉर्मल सी बरकरार की जाए। क्योंकि जिस तरह की त्रासदी हुई है, यदि तुरंत एक्शन नहीं लिए गए तो बहुत समय लग सकता है चीज़ों को नॉर्मल बनाने में। मैं आपको बता दूं, इसलिए कोशिश है सरकार की और प्रशासन की कि जल्द से जल्द स्थिति को बहाल किया जाए, नॉर्मलिटी लाई जाए और रिस्टोर किया जाए लाइफ को एक बार फिर वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद निर्णय आपको और देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तूफान और बारिश का खतरा तो है, लेकिन कोरोना महामारी का खतरा दिन पर दिन कम हो रहा है। लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम केस दर्ज किए गए। सोमवार के मुकाबले मंगलवार के दिन कोरोना के केसों में मामूली इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटे में 2,67,000 नए केस मिले। ये एक दिन पहले की तुलना में सिर्फ 4,000 केस ज्यादा हैं। 3 हफ्ते में देश के 199 जिलों में कोरोना केस में कमी आई। देश भर में कोरोना का ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 15% से कम हो चुका है और रिकवरी रेट 85% से ऊपर हो गया। पिछले 24 घंटे में 4,525 लोग मौत के मुंह में समा गए, लेकिन इस दौरान 3,89,566 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब भी 32,22,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कम होना कैसे शुरू हो चुका है, ये आप आंकड़ों के जरिए समझिए। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में सबसे ज्यादा नए केस तमिलनाडु में आए। वहां 33,000 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए और 364 लोगों की मौत हुई। जबकि महाराष्ट्र में 28,438 लोगों में कोरोना पाया गया और 1,291 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में केस कम हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की बड़ी तादाद चिंता बढ़ा रही है।
दिल्ली में कल 4,482 नए केस दर्ज हुए और 265 लोग जिंदगी की जंग हार गए। पिछले 24 घंटे में यूपी में 8,673 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 255 लोगों की जान चली गई। यूपी में 24 घंटे में 8,673 केस दर्ज हुए, जबकि 255 लोगों की कोरोना से जान चली गई। बिहार में कोरोना के 6,286 नए केस आए और 111 लोगों की मौत हो गई। कोविड पॉजिटिव केस और कोरोना से मौत के आंकड़े पहले के मुकाबले कम हुए हैं। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। दिनेश, केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो डरा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में करीब 1.54% फिलहाल जो है मृत्यु दर है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स और जो डॉक्टर्स है, सरकार का भी यही कहना है कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते और लगेंगे, तब जाकर कहीं मृत्यु दर जो है महाराष्ट्र में कम होगा। आंकड़े रोजाना जो आते थे कोरोना केसेस के, वो लॉकडाउन का बड़ा असर दिख रहा है, वो कम हो गए, लेकिन जो मरीज फिलहाल भर्ती हैं उनमें से कईयों की ज्यादा बेहद गंभीर है और इसीलिए जो है लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगले 2 से 3 हफ्तों बाद जो है ये आंकड़ा जो है दर है मृत्यु दर, वो कम होना शुरू होगा, तो जल्द राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इसी बढ़ते मृत्यु दर या जो स्थिर हो गया मृत्यु दर 1.54 या 1.50% से हमेशा रोजाना ऊपर है, उसी को देखते हुए लगातार सरकार द्वारा अपील की जा रही है कि लोग गंभीरता से ले इस बीमारी को। भले ही आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा और इसीलिए लोगों को सोचना होगा कि अभी भी वो लापरवाही ना बरते। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बातें कही गई है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसे लोग फॉलो करें और अगर वो नहीं करते तो फिर ऐसे में आने वाले दिनों में चुनौती और भी बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही में जो है अब वैक्सीनेशन को और बड़े पैमाने पर करने की कोशिश जो है सरकार द्वारा की जा रही है। जी अर्चना। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को भी समझना होगा कि केसेस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन सावधानी जरा सी भी कम नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर, कोरोना से यूपी सरकार को एक और झटका दिया है। बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री विजय कश्यप का कोरोना संक्रमण की वजह से मंगलवार रात निधन हो गया। विजय कश्यप का गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। यूपी सरकार में बाढ़ और नियंत्रण मंत्री विजय कश्यप चरथावल विधानसभा से विधायक थे। विजय कश्यप के निधन पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया और परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। विजय कश्यप 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे और 29 अप्रैल से मेदांता में भर्ती थे। यूपी के मंत्री विजय कश्यप के निधन पर संवेदना प्रकट करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय कश्यप जी के निधन से अत्यंत दुखी हुआ हूं। वे जमीन से जुड़े नेता थे और सदा जनहित के कार्यों में समर्पित रहे। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट पर अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगा। कल पूरे दिन देश में कोरोना के उस स्ट्रेन को लेकर चर्चा रही, जिसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया वो बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन देर रात सिंगापुर ने दिल्ली के सीएम के दावों को गलत बता दिया। भारत में सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने देर रात ट्वीट करके बताया कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान को ट्वीट करते हुए हाई कमिश्नर ने बताया कि हाल के दिनों में बच्चों समेत ज्यादातर कोविड मरीजों के अंदर B.1.617.2 वेरिएंट ही मिला है। कल दिल्ली के सीएम ने ट्वीट करके कहा था कि सिंगापुर में कोविड का जो नया वेरिएंट आया उससे बच्चों को खतरा हो सकता है, इसीलिए सरकार को फौरन सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं बंद कर देनी चाहिए और बच्चों की वैक्सीन पर काम करना चाहिए। दिल्ली में सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने क्या ट्वीट किया, आपको दिखाते हैं। हाई कमिश्नर ने कहा, इस तरह के दावों में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन है। टेस्टिंग में पता चला कि हाल के हफ्तों में बच्चों समेत कोविड के ज्यादातर केसेस में B.1.617.2 स्ट्रेन ही मिला है। अब आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स पर सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा। इस तरह की रिपोर्ट में किए गए दावों में कोई सच्चाई नहीं है। सिंगापुर वेरिएंट जैसी कोई चीज नहीं है। हाल में कोविड के जो नए केस मिले उनमें B.1.617.2 वेरिएंट मिला, जो भारत में पनपा था। टेस्टिंग में पता चला कि सिंगापुर के कई इलाकों में कोविड के ज्यादातर केसों में यही वेरिएंट पाया गया है।
सिंगापुर में कोरोना की सेकेंड वेव के कारण आज से स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने अब वर्चुअल क्लासेस का ऐलान किया। आज से सिंगापुर में बच्चों के सारे स्कूल बंद रहेंगे। इसकी वजह यह है कि सोमवार को सिंगापुर में 38 केस मिले थे। यह संख्या एक दिन में अब तक मिले कोरोना के नए मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। अचानक एक साथ 38 केस निकले। इनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। जांच में पता चला ये बच्चों में कोरोना क्लास से फैला है। इसीलिए सरकार ने सबसे पहले स्कूल बंद करने का फैसला किया। सिंगापुर की पॉपुलेशन 57 लाख है। वहां अभी तक 61,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं और अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी। चूंकि अब फिर से केसेस बढ़ने शुरू हुए, इसीलिए वहां की सरकार ने सख्त पाबंदियां फिर से लागू कर दी। स्कूल बंद करने के अलावा पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी गई। जिम, रेस्टोरेंट और मॉल्स बंद कर दिए गए। भारत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी सिंगापुर वेरिएंट की बात को कबूल नहीं किया। वीके पॉल ने कहा कि मौजूदा वेरिएंट का इलाज आसानी से हो सकता है क्योंकि ये वेरिएंट बच्चों पर ज्यादा असर नहीं डालता। हम लोग वी आर एग्जामिनिंग ये जो रिपोर्ट जिसको आपने रेफर किया है, उन्होंने किस पर्टिकुलर वेरिएंट का कहा है उसके बारे में ऑथेंटिक कुछ बात इंफॉर्मेशन होगी रादर देन फ्रॉम अनकन्फर्म्ड सोर्सेज, उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बच्चों में कोविड का प्रभाव है उसके बारे में मैंने कोशिश करी कि मैं आपको क्लियर करूं व्हाट इज नोन एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ we have the protocol, we have awareness, we have trained pediatricians, we have had webinars directed at child related COVID disease and so on. और in a way it is also reassuring कि बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं होती, सिंपल तरीके से ही वो फैलाए नहीं इन्फेक्शन, ये एक पार्ट है, और सिंपल ट्रीटमेंट पैरासीटामोल वगैरह से ही उनका इलाज हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज़्यादा इफेक्ट करे। इसके ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए, नज़र है, और इसको हमारे जो सिस्टम से हम इन चीज़ों का वॉच करते हैं, जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पेंडेमिक, उसमें इसको वॉच करेंगे और समझेंगे और जैसी रिस्पांस की जरूरत होगी वो करा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच 10 से 12 दिनों में बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन इस ट्रायल पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई। इस पीआईएल में कहा गया कि 13 मई को जारी किए गए सरकार के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए जिसमें भारत बायोटेक को बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल शुरू करने की इजाजत दी गई है। पिछले हफ्ते ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी दे दी थी। इस पर कल नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल ने कहा, बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत अगले 10 से 12 दिनों में हो जाएगी। ये ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स और नागपुर के मेडिट्रिना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत कई और जगहों पर भी किया जाएगा। भारत बायोटेक 525 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन के ट्रायल करेगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ रही और तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा, लेकिन देश में वैक्सीन की भारी किल्लत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एक बयान जारी किया है और सफाई दी कि उन्होंने कोविशील्ड को विदेशों में निर्यात नहीं किया। अदार पूनावाला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट समेत भारतीय टीका निर्माताओं के टीके निर्यात करने के फैसले पर काफी चर्चा चल रही है। अदार पूनावाला ने कहा कि उन्होंने भारत के लोगों की जिंदगी की कीमत पर कभी टीके निर्यात नहीं किए। सीरम इंस्टीट्यूट देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जनवरी 2021 में हमारे पास वैक्सीन का बड़ा स्टॉक था। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई जिससे कोरोना केसों में कमी दर्ज की गई। उस दौरान दुनिया के कई देश गंभीर संकट से जूझ रहे थे जिन्हें मदद की काफी जरूरत थी। ऐसे में भारत सरकार ने हर संभव मदद की। पूनावाला ने अपने बयान में यह भी कहा कि भारत सबसे अधिक आबादी वाला दुनिया के शीर्ष 2 देशों में शामिल है। इतनी ज्यादा जनसंख्या के लिए टीकाकरण मुहिम 2-3 महीने में पूरी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ने 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन बांटी है, जबकि हमें अमेरिकी दवा कंपनियों के 2 महीने बाद EUA मिला।
मुंबई में आज से वैक्सीनेशन का अभियान एक बार फिर तेजी पकड़ेगा। टाउटे तूफान की वजह से टीकाकरण रोक दिया गया था। 60 साल के अधिक उम्र वाले लोगों को बिना अपॉइंटमेंट के टीका लगाया जाएगा। करीब 6 दिन बाद सीनियर सिटीजन को टीका लगाया जाएगा। हालांकि वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण सेंटर पर कुछ अनियमितता भी देखी जा सकती है। हालांकि बीएमसी की तरफ से कोई ठोस जानकारी नहीं दी जाने की वजह से आज टीकाकरण सेंटर्स पर भारी भीड़ उमड़ सकती है। चक्रवात को लेकर 14 मई से 17 मई तक बीएमसी ने वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए थे। आज और कल 60 पार के बुजुर्ग वॉक इन के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं, जबकि आम लोगों के दूसरे डोज की समय सीमा नए नियम के बाद 24 मई को पूरी होगी। कोरोना के टूल किट मामले ने तूल पकड़ लिया। एक टूल किट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने के चक्कर में कांग्रेस ने देश और धर्म को बदनाम किया। इस मामले में राहुल गांधी तो दूर रहे, लेकिन देर रात कांग्रेस ने एक ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया, हम देश बचाने निकले हैं, बीजेपी की फर्जी टूल किट से हमें डर कैसा। एक टूल किट का हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश की है। कथित टूल किट आने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाए। बाद में कांग्रेस ने टूल किट को फर्जी बताया और नड्डा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आज भारतीय जनता पार्टी का टूल किट सबके सामने है। एक फर्जी कागज, आप हैरान होंगे कैसे एक फर्जी कागज को कांग्रेस का दिखाते हुए, हमारे लेटर हेड को फोर्ज करते हुए, रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर हेड को फोर्ज करते हुए ध्यान हटाने का काम पिछले 7 साल में अगर कोई सीखना हो किसी से तो वो बोनो की इस सरकार से है। जो और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने कैसे नाकाम की पाकिस्तानी साजिश। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।